जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, हम यूपी टेट के प्रीवियस प्रश्नों को देखेंगे जो कि बाल विकास के प्रश्न हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। ऑप्शन है हमारे पास पहला शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे, बी ऑप्शन शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पे, सी ऑप्शन विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे और डी ऑप्शन शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पे। प्रश्न है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ जरूरी है कि बालक की वृद्धि एवं विकास पर भी ध्यान दिया जाए। अतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षण खेल विधि के माध्यम से दिए जाने पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि यह शिक्षण विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इस शिक्षण विधि के प्रतिपादक जो थे वे थे हेनरी कार्डवे कुक हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने भी खेल के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि बालकों के शारीरिक दृष्टि से विकास करने का उत्तम साधन है खेल विधि। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन से पहला मानसिक विकार से, बी ऑप्शन गणितीय विकार से, सी ऑप्शन पठन विकार से, सी ऑप्शन व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसे बच्चे लिखने पढ़ने, शब्दों को पहचानने, समझने या याद करने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे प्रश्न है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा प्रबंध होती है। ऑप्शन से दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी ऑप्शन विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी ऑप्शन विशेष बालकों में और डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा शिक्षकों द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कक्षा के अन्य सामान्य बच्चों के साथ करना चाहिए, जिससे इन बच्चों का प्रभाव सामान्य बच्चों पर भी पड़ता रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। ऑप्शन से सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाना, बी ऑप्शन पुराने अधिगम के नए अधिगम को विभेदित करना, सी ऑप्शन एक दिशीय रूप में सोचने से सीखने वाले को प्रस्तुत करना, डी है नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। प्रेरणा का अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता है तो वह सीखने के कार्यक्रम में रुचि भी नहीं लेता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि सीखने से पहले बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करे। प्रशंसा और प्रोत्साहन के साथ प्रतिद्वंदित्व व महत्वाकांक्षी की भावना उत्पन्न करके बालक को प्रेरित किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन से निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है, बी ऑप्शन उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों का सहयोग करना चाहिए, सी ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ सी सही होगा कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राथमिक स्तर पर न्यून दृष्टि वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव किया जाए और शिक्षण में अधिक ऑडियो वीडियो जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी ढंग से आसान बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो वीडियो के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। आगे की श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन से हमारे पास श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट दृश्य शिक्षण सामग्री है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले दृश्य साधन जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र आदि हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दृश्य साधन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। प्रश्न ऑप्शन से श्यामपट्ट पर लिखना, बी ऑप्शन प्रश्नों को हल करना, सी ऑप्शन प्रश्न पूछना और डी उपयुक्त सभी।
तो यहाँ उपयुक्त सही सभी ऑप्शन सही होगा। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना। एक शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण संबंधित विभिन्न कौशल जैसे श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, कौशल प्रतिपुष्टि कौशल, विषयों को पूर्ण ज्ञान आदि पर निपुण होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी ऑप्शन कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण में रुचि लेने वाले विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, अतः इस प्रकार के विद्यार्थियों को कुछ समय देकर उन्हें प्रश्नों या समस्याओं को सुनकर उनका उचित हल समाधान करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन से टीपी नन ने, बी ऑप्शन स्पेंसर ने, सी ऑप्शन फोवेल ने और डी ऑप्शन मॉन्टेसरी ने। तो शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फोवेल ने किया था। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। फोवेल बच्चों को एक अविकसित पौधा मानते हैं जिन्हें स्कूल में अध्यापक रुचि माली द्वारा सींचकर बड़ा और काबिल बनाया जाता है। किंडरगार्टन बच्चों का एक छोटा सा स्कूल है जहां बच्चों को चटाई बुनने की, मिट्टी की मूर्ति बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं। इस विधि में करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, किंडरगार्टन पद्धति फोवेल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे। ऑप्शन से बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी ऑप्शन अभिभावक को लिखेंगे, सी ऑप्शन आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और डी ऑप्शन बच्चे को दंड देने शुरू कर देंगे। तो एक अभिभावक किसी कारणवश विद्यालय में विषय अध्यापक या कक्षा अध्यापक से मिलने नहीं आ पाता है तो विद्यालय के शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं बालक के घर जाकर अभिभावक से मिले और बालक से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर उस पर विचार करें। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही हो जाएगा कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे की बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण मान्यता है। ऑप्शन से बहुत तरीकों से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बी ऑप्शन है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी ऑप्शन है बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है और डी ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इस अवस्था में बच्चों को खेल व अन्य विधियों से शिक्षा दी जाती है जिससे बालक की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। ऑप्शन पहला है कि बालक को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें अच्छा प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन बी है कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्ह करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने में अनुमानित करना। ऑप्शन सी है कि निम्न कोटि के बालकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा में विशेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण 5वीं कक्षा के स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए पूर्व में यह आवश्यक है कि शिक्षक परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षण के प्रारूप के बारे में छात्रों को जानकारी उपलब्ध कराए तथा परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों का
अधिक से अधिक अभ्यास कराए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे की, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन से सुनिर्मित पाठों में, बी ऑप्शन स्वतंत्र अध्ययन में, सी नियोजित निर्देश में, और डी अभ्यास पुस्तिका में। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सर्वाधिक कठिनाई स्वतंत्र अध्ययन में के अनुभव में करता है, क्योंकि इस घरों में बच्चों को अनुशासन और आत्मनिर्भरता से महत्वपूर्ण गुण समृद्ध का अभाव पाया जाता है। अतः ये बच्चे स्वतंत्र अध्ययन में सफल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा कि स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बी ऑप्शन उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी ऑप्शन वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, और डी ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो कक्षा में सभी प्रकार के छात्र होते हैं, जिससे कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। ऐसे स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह तीव्र बुद्धि वाले बालक को समय समय पर उचित निर्देश एवं अनुप्रेरित करे, ताकि छात्र और अधिक प्रेरित हो सके। तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा कि वह जैसे जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन से उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी ऑप्शन उन्हें विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी ऑप्शन उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी ऑप्शन उन्हें उनकी रुचि अथवा आप उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो अक्सर हम देखते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थी अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में परंपरागत शिक्षण के साथ साथ कुछ रुचिपूर्ण साधनों तथा शिक्षण विधियों का प्रयोग करे और छात्रों को उनकी रुचि अथवा उनके विषय से संबंधित रुचिपूर्ण चीजें बताएं। तो ऑप्शन यहाँ डी सही होगा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि वह स्तर जिसमें बच्चे किसी वस्तु की घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन से हमारे पास संवेदना प्रणोद अवस्था, बी ऑप्शन से औपचारिक अवस्था, सी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और डी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन डी सही होगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बालक किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था की किसी भी वस्तु की व्यवस्था, व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंधों का ज्ञान हो जाता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के अनुकूल करने के लिए अपने नियमों की खोज कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताती। पहला संवेदिगात्मक जो जन्म से 2 वर्ष है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 है, और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 है, और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से 18 है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान किया गया था। पहला कोहलबर्ग द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। जीन पियाजे ने बताई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीन पियाजे। अगला, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होती है। प्रश्न के अल्पवयस्क बच्चों में अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन से निषेधात्मक, बी ऑप्शन से अग्र सक्रिय, सी ऑप्शन है संवेदनात्मक, और डी ऑप्शन है उदासीन। तो अल्पवयस्क अवस्था या किशोरावस्था में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। इस अवस्था में बालकों की उचित निर्देश के साथ साथ मार्गदर्शन का भी विशेष आवश्यकता होती है। स्टेनहाल ने इस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अग्र सक्रिय होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? पहला ऑप्शन खेल के मैदान में, बी ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑडिटोरियल में, और डी गृह में। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। कक्षा में शिक्षण एवं परीक्षाओं के माध्यम से बालक के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि किसके अनुप्रेरित शिक्षण के लिए संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है? ऑप्शन से कक्षा के अधिगम उपस्थिति के द्वारा, बी ऑप्शन शिक्षण द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी ऑप्शन विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, और डी कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है कि श्यामपट्ट का प्रयोग करे, कक्षा में चर्चा करे, कहानी सुनाए अथवा प्रश्न पूछे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के दौरान विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान या कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे। इससे छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय बने रहते हैं तथा कक्षा में निरस्ता नहीं आती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन से यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी ऑप्शन है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी यह समय बिताने में सहायक होगा, और ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं संतुलन को विकास करेगा। तो विद्यार्थी को विद्यालय में कक्षा शिक्षण के साथ साथ खेलने के लिए भी समय और निर्देश दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी में शारीरिक विकास के साथ साथ सहभागिता, संतुलन तथा नेतृत्व करने की क्षमता जैसे सामाजिक गुण भी विकास होते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन को विकसित करता है, ऑप्शन डी। परिवार एक साधन है। अगला प्रश्न कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है तथा पिता बालक का प्रथम शिक्षक होता है। परिवार में प्राप्त अनौपचारिक शिक्षा से ही बालक में विभिन्न सामाजिक एवं नैतिक गुणों का भी विकास होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार। अगला प्रश्न कि एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। ऑप्शन से हमारे पास महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव करके, ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास आदर्श रूप से व्यवहार करके कर सकता है। अर्थात शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक एवं नैतिक गुणों का भी विकास तभी कर सकता है जब वह स्वयं उन गुणों को अपने आप में विकसित करे और उनके व्यवहार में लाए। तो बच्चे अनुकरण करके सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगला प्रश्न कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन से में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी ऑप्शन कक्षा में समयानुवर्ती होना, और सी ऑप्शन विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना, और डी एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर कर दे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा कि विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शन से उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। ऑप्शन बी है उसे कक्षा के कोने में बैठाएंगे, बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन सी है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई कार्य नहीं करेंगे। तो कक्षा में एक अति सक्रिय बालक को अनुशासन में रखने एवं सही निर्देश के लिए उसे कक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करवाने का काम देंगे।
आगे बढ़ते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, बी ऑप्शन उनके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, सी दूरदर्शन के प्रभाव पर, और डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति अपने अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, उनके अभिभावक के चित्र वृत्ति पर। आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया हो तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी भी कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालक के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थी को सीखने की तकनीकी सिखाएंगे। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी प्रकार के बालकों को शिक्षा पर ध्यान दे, चाहे वह विशिष्ट बालक हो या फिर मंद बुद्धि बालक। अतः शिक्षक को विशिष्ट बालक या मंद बुद्धि बालक को एक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों की तकनीकी में निपुणता होना आवश्यक है। ऑप्शन सी सही हो जाए कि ऐसे विद्यार्थी को सीखने की तकनीकी सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन से उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उन्हें शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। ऑप्शन बी, उनका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। ऑप्शन सी, उनको अपने विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी, कि विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। ऑप्शन से व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी में। तो बालकों में संवेगात्मक समायोजन कक्षा शिक्षण, अनुशासन, व्यक्तित्व निर्माण जैसे सामाजिक गुणों के विकास में प्रभावित होता है। यदि बालक कक्षा में सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित कर लेता है तो उसे सामाजिक गुणों का भी विकास संभव है। ऑप्शन नंबर डी सही जगह उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, तो उपयुक्त सभी यहाँ सही हो जाएगा।